से कुछ कहने वाले थे उसके बारे में, लाइट के बारे में। वो लाइट जो है यहाँ पे परेशान करता है वो कॉर्नर को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 13 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 13 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए और पीडीएफ के अनुसार से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं पीडीएफ से भी। आ जाए पहले प्रश्न पर। और पहले प्रश्न पर जाने से पहले जो आप लोगों को थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? फिल्म फेयर अवार्ड 2025। और इसकी घोषणा हो चुकी है और इसमें जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया है, किनका नाम है? ये आलिया भट्ट है ना। ये जो तस्वीर आप देखने को मिल रहा है ये आलिया भट्ट की ही तस्वीर है और इन्हीं को जो है बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जो है आपको फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के लिए प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया, अभिनेता का अवार्ड किनको दिया गया, बेस्ट फिल्म कौन सी है ना। सभी के बारे में जो है विस्तार से बातचीत करेंगे आगे चलकर। और हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पर आ जाते हैं और साथ साथ जो है आप लोगों को बनाते रहना है। क्या जुड़ चुके हैं आप लोग? जुड़ चुके हैं तो आइए साथ साथ बनाने का प्रयास करिए, है ना। चलिए आप लोगों का कमेंट ऑन ही होगा, है ना। देख लेते हैं वैसे एक बार। चलिए सही है। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ रहे होंगे और साथ साथ जो है बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, जो जो आप जुड़ रहे हैं, तो साथ साथ हम लोग मिलकर बनाते हैं और जो समझने का होगा उस पर समझने का भी बात करेंगे, है ना। जो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए वन्य जीव अधिनियम 1972 से संबंधित है प्रश्न और ये जो है आपको पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण या ज्योग्राफी दोनों को जोड़ सकते हैं। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में जो है संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संशोधन जो आपको 1972 वाला है ना, सभी राज्यों को जो प्रदान किया गया है, इसमें जो है संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य के बारे में पूछ रहा है कि पहला राज्य ऐसा कौन सा है कि जो कि आपको 1972 संशोधन कर रहा है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपको केरल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आपको केरल होगा। तो ये ध्यान रखेंगे क्या है, इस पे हम लोग जो है बातचीत कर देते हैं। तो केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, केंद्रीय आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या करने को मिल रहा है, यहाँ पर संशोधन संबंधी क्या लाया गया है, एक विधेयक पारित किया गया है। तो संशोधन संबंधी विधेयक पारित किया गया कहाँ पर? तो केरल में। और इसको यदि राष्ट्रपति के द्वारा, जब पहले तो राज्य की विधानसभा के द्वारा मंजूरी मिलती है, जब विधानसभा पारित कर देता है तो इसको जो है कहाँ भेजा जाता है? केंद्र के पास भेजा जाता है। और केंद्र जब राष्ट्रपति इसको मंजूर कर देगा, है ना, तब यह कानून बन जाएगा। यदि राष्ट्रपति का नहीं इसको मंजूर करेगा तो कानून नहीं बनेगा। जो विधानसभा पारित किया है वही वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति इसको मंजूरी कर देता है, मंजूरी प्रदान कर देगा, तो यह क्या होगा? कानून बनेगा। और यह संशोधन जो है मानव वन्य जीव संघर्ष को जो है कम करने और जंगलों के पास रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। किसके लिए बात कर रहे हैं? तो ये जो वन्य जीव के आसपास व्यक्ति रहते हैं, है ना, जो जंगलों के आसपास जो व्यक्ति रहते हैं उनके अधिकारों की यह रक्षा की बात करता है। ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा बात करता है। कैसे अधिकार की रक्षा की बात करता है, बात करेंगे आगे। तो अगर यह कानून, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, अगर यह कानून बनता है तो केरल में आम लोगों के पास जो है, आम लोगों के पास भी क्या चीज का अधिकार आ जाएगा? तो आम लोगों के पास भी जो है जंगली जानवरों को मारने का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जंगली जानवरों को मारने का, किसी भी जानवरों को मारने का अधिकार आम व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? यह बोलता है 1972 संरक्षण अधिनियम कि यदि आप किसी भी जानवर की हत्या करते हैं या मारने का प्रयास करते हैं तो आप जो है इसके लिए क्या, अपराध के अंतर्गत आएगा और जो है आप एक तरह से कह सकते हैं आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना।
यहाँ पर जो है इसी कानून में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या? यदि ये कानून पास हो जाता है तो आम व्यक्ति केरल में जो है, खास केरल के बारे में बात कर रहे हैं, ये केरल विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है, तो केरल में जो है आम लोगों के पास क्या आ जाएगा, तो आम लोगों के पास जो है जंगली जानवरों को जो है मारने का अधिकार आ जाएगा, मारने का लाइसेंस मिल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे, आगे चल कर और बातचीत करेंगे थोड़ा सा इमेज पे। यहाँ पर देख लेते हैं केरल की राजधानी है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। और यदि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। और लोकसभा की यदि सीटें देखते हैं कि कितनी आपको केरल से आती है, तो केरल से आपको 20 सीटें प्राप्त होती है, जबकि राज्यसभा से कितनी सीटें, तो राज्यसभा से आपको 9 सीटें प्राप्त होती है ना। यहाँ पर जो है हम लोग जो है आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, और केरल के बारे में थोड़ी सा और कहानी कर लेते हैं कि हम लोग जो है देखते हैं कि जंगलों को क्या कर रहे हैं, मानव के द्वारा जंगलों को एक तरह से धीरे 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 समाप्त कर रहा है ना। तो जंगल जो है पृथ्वी पर से धीरे धीरे देखिएगा कि उसका क्या हो रहा है, जंगलों का अतिक्रमण नहीं कर सकता कि मानवों को तैयार किया जाए, जंगल को हटाया काटा छाटा जा रहा है और धीरे धीरे जंगल साफ किया जा रहा है। जब जंगल साफ किया जाएगा तो ये सब कहाँ जाएगा, जो वन्य जीव व्यक्ति, वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव हैं है ना, प्राणी हैं, वो कहाँ जाएंगे आखिर रहने के लिए। तो वो स्वाभाविक बात है कि मूव करेंगे कहाँ, मानव बस्ती की ओर मूव करेंगे। चलिए, हाथी तो सामाजिक तौर पर घुल मिल जाता है, तो हाथी से ज्यादा परेशानी नहीं होता है ना व्यक्तियों को। हाथी जब अपने मन पर आता है तभी परेशान करता है, वैसे परेशान नहीं करता है, आदमियों के साथ जो है घुल मिल जाता है ना। इसके बच्चे तो और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं और प्यारे होते हैं, जो आसानी से आदमियों के साथ घुल मिल जाते हैं। जबकि यदि बात करें किसके बारे में, तेंदुआ के बारे में, या आप बात करें कि वैसे मांसाहार जीव जो कि व्यक्तियों से तन घुल मिलने की बात कर, जैसे व्यक्ति को देखेगा अपना शिकार करने की कोशिश करेगा। यदि वो मानव बस्ती में आएगा तो वो अपना शिकार करने की कोशिश करेगा, और शिकार करने की कोशिश करेगा तो मानव को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस क्षेत्र में। इसी वजह से जो है सरकार के द्वारा कहा क्या गया है कि जंगलों, जो जंगल के आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाद जो है उनको लाइसेंस मिल जाएगा, कि अब जो है आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी अधिकारी से पूछना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, 1972 संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अंतर्गत जो है यदि कोई जानवर किसी मानव बस्ती में आ चुका है तो वन्य जीव संरक्षण अधिकारी जो है, जो भी उस क्षेत्र में जो है जिनको भी दिया गया है वो काम सौंपा गया है, तो क्या किया जाएगा, तो उनसे पूछा जाएगा, जो अधिकारी रहेंगे उस क्षेत्र के, तो उनसे जो है पूछा जाएगा किसके अंतर्गत, तो वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है अधिकारी से पूछिए। यदि अधिकारी बताएंगे कि नहीं, समाज को ये जो है खतरा है इनसे, तब मारने का अधिकार है, तब उनके ऑर्डर से मारने का अधिकार मिलता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों को सीधी तौर पर जो है, जो आसपास के व्यक्ति हैं उनको यदि देखेगा कि हाँ, अब पहले होता क्या था कि आप जैसे आप पूछते हैं, जब तक मैं पूछते हैं तब तक मैं, तो वो शिकार कर लेगा, कितने बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा, कितने व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा देता था, जब तक मैं ऑर्डर आता था। लेकिन अब जो है कहा गया कि यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई जीव जानवर आ जाते हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप सीधे तौर पर उसको मार सकते हैं। लेकिन आसपास के जो जंगल के आसपास के रहने वाले हैं व्यक्ति, उन्हीं को ये अधिकार दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मानव के अधिकारों की ये बात कर रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि केरल के द्वारा उसमें संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन बार बार बोल रहे हैं संशोधन, और संशोधन यदि होता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, ठीक ना। संशोधन तो हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो कानून बन जाएगा, सॉरी वो कानून बनेगा, सही है ना। चले, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए क्या क्या लग रहा है कि सही नहीं है, पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लग रहा है कि यदि ये प्रश्न सही नहीं है, फिजूल का प्रश्न है, तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसा आपको लग रहा है कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है हम लोगों को देखते हैं कि आज जो है, आज का जो सेगमेंट आपके अंतर्गत जो 13 अक्टूबर का देखने को मिल रहा है, इसमें अधिकांश प्रश्न जो कवर है आपको राज्यों से है, ठीक है। खेल से प्रश्न नहीं दिया गया है आज, अधिकांश जो है आपको एक आपको फिल्म क्षेत्र से दिया गया है, और अधिकांश जो है आपको क्या है, आपको राज्यों से संदर्भित प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो राज्य वाला प्रश्न आप लोगों को बहुत पूछता है, तो ये आज जो है केवल राज्य वाला प्रश्न अधिकांश लिए हैं। किस राज्य में जो है गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए जो है आपको अरुणोदय योजना, या अरुणोदय 3.0, क्या है, अरुणोदय 3.0 योजना की जो है शुरुआत की गई है। तो अरुणोदय 3.0 की योजना की यदि शुरुआत की बात करें कि अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो ये असम के द्वारा किया गया। आंसर क्या बनेगा, तो ये असम सरकार के द्वारा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता में, और ये योजना का क्या नाम है, और योजना यदि आप जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, यदि आप देना चाह रहे हैं रेलवे का एग्जाम आने वाले दिनों में, तो आपको जो है रेलवे वाले के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। कोई और छात्र के लिए तो विशेष महत्व कह सकते हैं कि सभी के लिए रखेगा, लेकिन रेलवे वाले के लिए क्या कह सकते हैं कि ये विशेष महत्व रखेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है योजना आपको सीधे तौर पर पूछा जाता है, वैसे किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं। इसका तो सबसे पहले दो नामों से जाना जाता है, एक तो अरुणोदय के नाम से आप पूछ सकते हैं, अरुणोदय या
अरुणोदय है ना, अरुणोदय, कोई भी नाम आपको जो नाम पढ़ने में सुविधा हो लग रहा है तो वो नाम पढ़ सकते हैं। अरुणोदय पढ़ सकते हैं या अरुणोदय पढ़ सकते हैं। इस योजना की यदि बात करते हैं कि शुरुआत किसके द्वारा, तो सीधी सी बात है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि असम सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, गरीबी को उन्मूलन करना। क्या है, गरीबी उन्मूलन है ना, गरीबी हटाने की बात कर रहा है। और गरीबी हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो गरीब परिवारों को जो है पोषण संबंधी सहायता प्रदान किया जाएगा, है ना, पोषण संबंधी। ठीक है, तो गरीब परिवारों को क्या किया जाएगा, पोषण संबंधी सुधारों की ये बात करता है। और इस योजना का जो मुख्य लाभार्थी है, तो लाभार्थी ध्यान रखेंगे, लाभार्थी किसको रखा गया है, तो लाभार्थी यहाँ पर जो रखा गया है महिलाएं को रखा गया। किनको रखा गया, मुख्य लाभार्थी के अंतर्गत किनको, तो महिलाएं को, है ना। तो महिला सशक्तिकरण भी होगा, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर जो महिलाएं को रखा गया, महिला इसलिए रखा गया, घर का प्रबंधन जो करती है कौन करती है, तो घर का प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा सभी जगह, आपको देखने को, बिहार हो, यूपी हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है घर का जो प्रबंधन करती है महिलाएं करती है। और इसी वजह से जो इस योजना का जो लाभ मिलने वाला है, किनको मिलने वाला है, केवल महिलाओं को मिलने वाला है। इस योजना की यदि बात करें कि शुरुआत कब से होती है, तो शुरुआत आपको याद रखना है, ये आपको जीके के अंतर्गत याद रखना है कि आपको 2 अक्टूबर 2020 को शुरुआत होती है। किसका, तो आपको अरुणोदय योजना का, है ना, या ओरनो दोई कह सकते हैं या अरुणोदय कह सकते हैं। अरुणोदय योजना जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ये 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत होती है। और इसके तहत जो है परिवारों को उनकी पोषण और चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए जो है प्रति माह कितना रुपया, तो प्रति माह जो है 830 रुपया प्रदान किया जाता है। कितना, तो 830 रुपया प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये महिलाओं को प्रदान किया जाता है। और यह सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और प्रत्येक नागरिक को जो है भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक अद्भुत ये कदम है। और साथ साथ ये तो हो गया आपको ओर्नोदोई के बारे में। लेकिन यदि बात करने ओर्नोदोई 3.0, तो ये ओर्नोदोई पहला था, ओर्नोदोई 3.0 अभी जो करंट के अंतर्गत है ओर्नोदोई 3.0। तो ओर्नोदोई 3.0 क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो है अरुणोदय योजना की यदि बात करें कि सफलता को ध्यान में रखते हुए असम सरकार जो है इसको कौन सा लाया गया है, तो आपको अरुणोदय 3.0 लाया गया है ना। तो अरुणोदय 3.0 फिर से लाया गया असम सरकार के द्वारा इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए। तो अरुणोदय 3.0 जो है पिछली योजना का एक नया और पुनर्गठित संस्करण है। तो ये तो समझ ही चुके होंगे कि उसी का नाम सिर्फ कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जा रहा है। और यह जो है वित्तीय सहायता की राशि वहां पर कितनी राशि दी जा रही थी, यहाँ पर आपको बताए थे, यहाँ पर जो है आपको 830 रुपया दी जाती थी, है ना। कितना, यहाँ पर जो पहला में कितना 830 रुपया, दूसरा में जो है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, यहाँ पर दूसरा आपको नहीं लिखे थे लेकिन आपको डायरेक्ट तीसरा पर लिखे हैं। यहाँ पर दूसरा में बता देते हैं 830 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो ये जो है आपको राशि इसको 1000 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 1000 कर दिया गया था। अब इस 1000 राशि को कितना कर दिया जा रहा है, और यहाँ पर यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है, चलिए ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिला, क्या देखने को मिलेगा, 1000 को जो है बढ़ाकर क्या कर दिया जा रहा है, तो 1000 को जो है बढ़ा के आपको सीधे तौर पर कर दिया गया 1400 रुपया कर दिया गया। तो दूसरे में आपको 1000 और तीसरे में आपको 1400 रुपया। तो अभी वर्तमान में यदि पूछे कि अरुणोदय योजना के अंतर्गत जो है अभी वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही है, तो 1400 रुपया दी जा रही है। और इस सरकारी योजना के अंतर्गत जो है पात्र महिलाओं को, परिवार के किसको, महिलाओं को प्रदान की जाने वाली है। और सीधी सी बात है कि खासकर पोषण को इसमें ध्यान रखा गया है, पोषण सहायता और मजबूती प्रदान की जाएगी। समझ रहे बात को, तो किस राज्य के द्वारा, तो ये असम। असम जैसे ही नाम आता है तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। यदि बात करें कि लोकसभा कितनी सीटें, तो 14 सीटें, और राज्यसभा कितनी सीटें, तो आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगे। और असम की राजधानी जो है अच्छे से याद रखना है, सभी के बारे में कहते हैं कि आप लोगों को याद रहता है। असम की राजधानी हाल फिलहाल में जो है आप लोगों को सेट में मिला था, बिहार दरोगा के सेट प्रैक्टिस में करवाए थे क्या, उसमें प्रश्न दिए थे कि असम की राजधानी, आसान सा क्वेश्चन था असम की राजधानी, और पहला ऑप्शन दिए थे क्या, गुवाहाटी दिए थे। और अधिकांश लड़का जो है गुवाहाटी ही आंसर दिया था। तो असम की राजधानी याद रखना है, गुवाहाटी नहीं है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको गुवाहाटी ही रहेगा। तो गुवाहाटी प्रचलित भी है, तो लगता क्या है कि असम में गुवाहाटी है, मैच भी गुवाहाटी में ही होती है, सभी चीज गुवाहाटी गुवाहाटी आता है, तो दिमाग में चलता है गुवाहाटी है ना। तो राजधानी क्या है, दिसपुर है। चले यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा की सीटें आपको बता ही चुके, राज्यसभा की सीटें आप जानते हैं कितना है, 7 सीटें हैं राज्यसभा के अंतर्गत। तो ये आपको देखना है कि अरुणोदय योजना जो है आपको पूरी तरह से बता दिया है किस राज्य में क्या क्या उसके कौन लाभार्थी हैं। और यदि बात करें कि किन को, किस परिवार को दिया जाएगा, तो वैसे परिवार को दिया जाएगा जो कि कह सकते हैं कि 2 लाख सालाना जो है, जिसकी एक वित्तीय वर्ष में कह सकते हैं कि 2 लाख से कम जिसकी आमदनी है, उन्हीं को ये प्रदान किया जाएगा, सभी को नहीं प्रदान किया जाएगा। जो 2 लाख रुपया जिनका परिवार नहीं कमा रहा है,
1 वर्ष में, तो उनको ये प्रदान किया जाएगा अरुणोदय के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए? हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? किसके बारे में बात कर रहे हैं? यह पूर्णतः, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, पूर्णतः सौर ऊर्जा से। तो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला पूछ रहा है कि चिड़ियाघर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, कि चिड़ियाघर जो आपको देखने को मिल रहा है, चिड़ियाघर आप गए होंगे, दिल्ली का चिड़ियाघर गए होंगे, है ना, और दिल्ली का चिड़ियाघर या आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ के चिड़ियाघर, यदि आप बिहार के रहने वाले होंगे तो बिहार में आपको पटना में चिड़ियाघर देखने को मिल जाएगा, यदि आप क्या कहते हैं बंगाल के क्षेत्र में आप कोलकाता में चिड़ियाघर देखने को मिल जाएगा, है ना, लखनऊ का उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ पर, लखनऊ में भी चिड़ियाघर है। तो अदर जगह सभी जगह लगभग चिड़ियाघर रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, राजधानी में लगभग जो भी राज्य के राजधानी लगभग वहाँ पर आपको चिड़ियाघर एक देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो ये चिड़ियाघर आप पूछ रहे हैं कि किस राज्य का है ना, तो किस राज्य में जो आपको पूर्णतः किससे चलने वाला है ये चिड़ियाघर, तो ये चलने वाला है आपको सौर, खुद अपनी बिजली उत्पादन करने वाला है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है का चिड़ियाघर है जो कि आपको खुद अपनी बिजली उत्पादन करेगा, तो ऐसा चिड़ियाघर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। कौन सा, कहां पर, किस राज्य में, तो कर्नाटक में। आज आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, क्या हो गया? चलिए, तो समझ चुके होंगे प्रश्न। तो ऐसा चिड़ियाघर आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? कर्नाटक में, है ना। तो कर्नाटक जो है आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा, खास करके आपको किसके वजह से, तो ये सौर ऊर्जा की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर जो है महत्व, तो पूछे जैसे वैसे यहाँ से आपको सौर ऊर्जा संचालित बहुत सारा प्रश्न करवा चुके हैं। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा शहर है, अब जो है चिड़ियाघर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चिड़ियाघर। तो किसी यदि सौर ऊर्जा से सिर्फ केवल प्रश्न बनाएंगे तो आप लोगों को कम से कम 20 से 25 प्रश्न आप लोगों को केवल सौर ऊर्जा से बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न को यहाँ पर ले नहीं सकते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। यदि बात करें कि ऐसा कौन सा जो आपको चिड़ियाघर देखने को मिल रहा है किसके अंतर्गत है, कौन से बायोलॉजिकल पार्क के अंतर्गत ये चिड़ियाघर देखने को मिलेगा, या कौन सा नेशनल पार्क के अवस्थित अंतर्गत देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या, बन्नेर घाट। आप लोगों को पढ़ाया गया बन्नेर घट्टा के बारे में, है ना। तो आपको पहली बार जो है बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि आपको देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर बनने जा रहा है, और यह जल्द ही तैयार हो जाएगा, खुद बिजली पैदा करेगा, और यह आपको कहां पर, कर्नाटक में, है ना। तो कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा क्या, कर्नाटक में ही आपको बन्नेर घट्टा आपको बायोलॉजिकल पार्क देखने को मिलता है। और बायोलॉजिकल पार्क ये जो आपको देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, तो ये आपको बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही है ना। ये बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क का हिस्सा ही है, क्या है, बायोलॉजिकल पार्क। और यह जो है आपको इसमें क्या है, जानवरों के लिए कई सुविधाएं प्राप्त है, जैसे कि एनिमल रेस्क्यू सेंटर, बटरफ्लाई पार्क, उसके बाद सफारी जोन और चिड़ियाघर। तो ये सब इसके अंतर्गत ही आपको रखा जाता है। किसके अंतर्गत, तो ये आपको किसके, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क के अंतर्गत ये रखा गया है, ठीक है। और ये बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क आप लोगों से पूछा जा सकता है, जब करंट के अंतर्गत है आपको नेशनल पार्क भी दे दिया जाएगा कि बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क या बायोलॉजिकल नेशनल पार्क जो है, या चिड़ियाघर, कुछ भी दे दे कि कहाँ पर जो है आपको सौर ऊर्जा से संचालित ये चिड़ियाघर है ना, कि जो सौर से चलने वाला चिड़ियाघर है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है, सीतारमैया है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की सीटों की बात करें कर्नाटक में तो कितनी, 28 सीटें हैं। और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं कितनी सीटें हैं, आपको 12 सीटें हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे प्रश्न को, यदि समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न जो आप थंबनेल पर जो आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है, जो अलग अलग चैनल का थंबनेल थोड़ा सा अलग अलग रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आपके यदि थंबनेल पर ये दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, यदि हो सकता है किसी चैनल पर कोई और थंबनेल दिखाई पड़े, ठीक ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो है यदि आपको शुरुआत कर सकते हैं कि शुरुआत जो किए थे आपको यहाँ से किए थे ना, जो आपको एक इमेज दिखाए थे, एक ट्रेस किसका, आलिया भट्ट का, वहीं से स्टार्ट किए थे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए। प्रश्न है कि 70वां ये जो एडिशन आपको देखने को मिल रहा है, 70वां ये फिल्म फेयर अवार्ड्स के जो में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि कार्तिक आर्यन के साथ जो है प्लस किसी एक व्यक्ति को दिया गया है ना, अर्थात 2 व्यक्तियों को दिया गया, संयुक्त रूप से जो है 2 व्यक्तियों को दिया गया है। तो 70वां है फिल्म फेयर अवार्ड्स है, और पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो बेस्ट एक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है, एक तो कार्तिक आर्यन आपको प्रश्न में लिखा हुआ ही है, दूसरा जो है क्या होगा, प्रश्न की पूछ रहा है कि कार्तिक आर्यन के साथ किसे दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड जो है आपको कौन सा है, ये फिल्म फेयर अवार्ड 2025 वाला है एडिशन, और ये पिछले जो आपको 2023 और 24 के अंतर्गत में जो फिल्म आया है उसके बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर जो किस फिल्म को दिया गया और किस अभिनेता को दिया गया है, कह सकते हैं कि किस फिल्म के किस अभिनेता को, तो यहाँ पर आंसर बनेगा अभिषेक बच्चन। कौन सा आंसर बनेगा, अभिषेक बच्चन बनेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा कार्तिक आर्यन के साथ कौन बनेगा, अभिषेक बच्चन,
है ना। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। और पहली बार आपको देखिए, अभिषेक बच्चन यदि बात करें तो अभिषेक बच्चन जो है आपको बहुत दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में है, 25 वर्षों से कह सकते हैं कि लगभग फिल्म इंडस्ट्री में है। लेकिन 25 वर्षों से जो है इनको, एक तो महानायक के क्या है, ये सुपुत्र है, और महानायक के सुपुत्र होने के बाद लोगों को अपेक्षा था कि इनके द्वारा जो है अच्छा परफॉर्मेंस रखा जाए और अच्छा अभिनेता मिले भारत को। लेकिन यहाँ पर जो है एक भी पुरस्कार 25 वर्षों में नहीं जीत पाते हैं ये, ठीक है। और 25 वर्षों में आपको देखने को मिलता है, बेस्ट एक्टर के बारे में बात करते हैं, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है क्या, इन्हें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ना। 25 वर्षों की बात कर सकते हैं, इन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है मिला है। और बेस्ट एक्टर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिला है, क्या नहीं, तो बॉलीवुड एक्टर जो है आपको अभिषेक बच्चन 25 साल करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन अब तक जो है ना बेस्ट एक्टर का पुरस्कार नहीं मिला था, है ना। लेकिन इस वर्ष कह सकते हैं आपको 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में जो है अपनी 2024 में एक फिल्म इनका आता है, और उस फिल्म का क्या नाम है, आई वांट टू टॉक, ठीक है। आई वांट टू टॉक फिल्म के लिए जो है इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है इस बार, है ना। चुना क्या गया, दे चुका गया है अवार्ड, इसकी घोषणा तो पहले ही अवार्ड दे दिया गया है। तो ये जो अब अवार्ड दिया गया है, किनको दिया गया है, तो आई वांट टू टॉक जो कि फिल्म है अभिषेक बच्चन का, इनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है ना। और ये कौन सा है अवार्ड, तो ये आपको 70वां फिल्म फेयर, ऐसा नहीं कि इसी को भूल जाना है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म लगा लेना, ये ध्यान रखना, ये फिल्म फेयर है, राष्ट्रीय अलग होता है, ऑस्कर अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है, तो ये याद रखना। एडिशन कौन सा है और किसके लिए कौन सा पुरस्कार किस फिल्म को दिया जा रहा है, वो सब याद रखेंगे। यहाँ पर जो है 70वें आपको फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के लिए है, आईफा का भी पुरस्कार होता है, सब बहुत सारा पुरस्कार होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आई वांट टू टॉक। और यदि बात करें कि जब अभिनेता तो आपको बता ही चुके हैं, एक तो अभिषेक क्या बच्चन, दूसरे साथ साथ में जो है इनको एक अभिनेता और जो थे कार्तिक आर्यन, जो प्रश्न में था आपका कि कार्तिक आर्यन के साथ किसे देगा, तो कार्तिक आर्यन के किस फिल्म को दिया गया, तो कार्तिक आर्यन का एक फिल्म है चंदू चैंपियन, है ना। चंदू चैंपियन के लिए जो है आपको दिया गया कार्तिक आर्यन को, जबकि आई वांट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन को। तो ये अभिनेता आपको उम्मीद है कि समझ चुके होंगे कि अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वहीं पर यदि बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, यदि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें कि 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया आपको आलिया भट्ट को, है ना। तो आलिया भट्ट को जानते होंगे। और आलिया भट्ट की बात करें कि आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो ये जिगरा के लिए प्रदान किया गया। किस फिल्म के लिए, जिगरा इनका एक फिल्म है, और जिगरा के लिए जो है ये आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रदान किया गया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलें, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो आप करिए, और प्रश्न यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर और आपके पास है, ये तो आपको हो गया अभिनेत्री हो चुका है, और उसके बाद क्या हुआ है, आपको अभिनेता बता दिए हैं। यहीं पर आप याद रखिएगा, एक किरण राव की एक फिल्म है, इसके निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज। कौन सा है, लापता लेडीज, ठीक है। लापता लेडीज को देखते हैं, तो इसको जो है आपको फिल्म फेयर जो अवार्ड दिया जा रहा है 2025 वाला, इसमें जो है बेस्ट फिल्म का, यदि पूछे कि बेस्ट फिल्म कौन सा है जो आपको इसके लिए दिया गया, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है बेस्ट फिल्म का, ये मिला है किसको, लापता लेडीज को। लापता लेडीज को यदि 2024 में देखिएगा तो 2024 में जो है ऑस्कर के लिए भी भारत की तरफ से इस फिल्म को जो है नामांकित किया गया था, भेजा गया था लापता लेडीज को ही। अच्छी फिल्म है, यदि आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रमुख भूमिका, यदि बात करेंगे प्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं, तो रवि किशन का है। यदि बात करें अभिनेत्री, जो इसमें आपको प्रमुख अभिनेत्री है नितांशी गोयल, इसमें फूल के रोल में नितांशी गोयल देखने पड़ेगा, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल में। और सामाजिक तौर पर यदि ये फिल्म की बात करते हैं तो सामाजिक तौर पर सभी को ये फिल्म देखना चाहिए, ठीक है, अच्छी फिल्म है। इसी वजह से जो है ऑस्कर 2024 के लिए भेजा गया था इस फिल्म को, लेकिन नहीं जीत पाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से जब भेजा गया था आपके लिए प्रश्न तैयार हो सकता है। और यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये जो आपको किरण राव के निर्देशन में जो बनी फिल्म है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको लापता लेडीज को ही मिल रहा है। यदि बात करें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन जो, ये राजधानी थोड़ा काट देना, इस जगह शहर लिखना चाहिए था, राजधानी लिखा गया। तो गुजरात का आपको शहर कहां पर, तो अहमदाबाद में। गुजरात के शहर कहां पर, तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया था, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा पीडीएफ में, गुजरात के शहर आपको अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। सभी चीज समझ चुके होंगे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको अभिषेक बच्चन के साथ कार्तिक आर्यन को दिया गया है। और अभिषेक बच्चन को किस फिल्म के लिए, कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए, आपको बता चुके हैं,
है ना। उसके बाद यदि बात करें कि अभिनेत्री, तो अभिनेत्री ये जो आपके पास प्रमुख अभिनेत्री दिखाई पड़ रही है, यही इसी अभिनेत्री को क्या प्रदान किया जा रहा है, तो इस अभिनेत्री को आपको प्रदान किया गया है आपको इस बार फिल्म फेयर 70वां एडिशन के लिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस का, है ना। किस फिल्म के लिए, इनका फिल्म जो है आपको जिगरा फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। तो आप देख सकते हैं जिगरा फिल्म में जो फिल्म अवार्ड दिया जाता है, स्वाभाविक बात है कि वो जो है सामाजिक तौर पर अच्छा फिल्म होता है। यदि बात करते हैं कुछ ना कुछ वो आपको सिखा के जाएगा। तो आपको जो भी था फिल्म फेयर अवार्ड जो 70वां जो पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि फिल्म फेयर अवार्ड लेके बैठ जाए पूरी तरह से एकदम फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ते रह जाए, तो 1 घंटा फिल्म फेयर अवार्ड ही पढ़ते रह जाए। अब ये नहीं आप पढ़ना है, ये सब नहीं पूछा जाता है कि किसको किस गाना के लिए किसको मिला, कौन सा बेस्ट गाना रहा था, है ना, कौन सा सिंगर रहा। तो ये सब आपका कह सकते हैं कि भाग्य में यदि उस तरह का प्रश्न यदि हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं, कभी यदि किस्मत खराब हो तो उस तरह का प्रश्न दिया जाएगा, नहीं तो नहीं देता है, वो सब प्रश्न नहीं देता है, सीधे तौर पर यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का जो है उपयोग करके पहली किस राज्य में जो है क्या है, पहला फसल आपको लिखना चाहते हैं करके पहली किस राज्य में गेहूं की खेती की गई। थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ थोड़ा सा इधर से उधर लिखा गया है। तो मरुस्थलीय जो आपको देखने को मिल रहा है मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में, है ना, यहाँ पर है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो कि गेहूं की खेती कर रहा है और कहाँ पर, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थल में क्षेत्र में आप लोगों को अभी तक पता होगा क्या कि मरुस्थल क्षेत्र में हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं है, हम लोग के पास अभाव क्या है, पूंजी का अभाव है। पूंजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, पूंजी में जो है रुपया धन प्लस क्या पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम लोगों के पास तो रुपया है, हम लोगों के कहने का मतलब क्या है, भारत, हम लोग कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से भारत। और जब रुपया कहा जाए तो किसके पास, तो अर्थव्यवस्था में रुपया भारत को बुलाता है, ऐसा नहीं कि आपके पास है, आपके पास क्या है। तो रुपया कहने का मतलब है भारत के पास, ऐसा थोड़ा कि नहीं है। तो रुपया भारत के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत के पास है नहीं, क्या नहीं है, जो आधुनिक तकनीक होती है वो भारत के पास नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप, इसीलिए हम लोगों को रखा गया, कहाँ रखा गया, अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, जैसे एक होता है अल्प विकसित होता है, दूसरा क्या होता है विकासशील होता है, तीसरा क्या होता है विकसित होता है। तो ये जो आपको विकास के आधार पर देखते हैं तो हम लोग किस श्रेणी में आ रहे हैं, तो भारत जो आता है किस श्रेणी में आता है, विकासशील के आधार। तो विकासशील यही है, हम लोग के पास रुपया तो है, तकनीक भी है, लेकिन आधुनिक तकनीक नहीं है, नई जो एकदम नया नया टेक्नोलॉजी होता है वो नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है कुछ दिनों के बाद, अमेरिका यूज करता है तो उसके 50 वर्षों के बाद हम लोग यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आइए उसी पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इतना बातें बोल रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं ये इकोनॉमिक्स की भाषा थी। यदि इकोनॉमिक्स की भाषा, आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो ये टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम आपको विकास के आधार पर बात किए हैं। तो यहाँ पर जो है मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर एक क्या रहा है, क्या तकनीक, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है आपको गेहूं की खेती प्रारंभ किया गया है, और किस राज्य में। तो स्वाभाविक बात है कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो मरुस्थल का जो भाग आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। जो आपको पश्चिम राजस्थान का जो आपको देखने को भाग मिलता है, एक बांसेली आपको गाँव है, बांसेली गाँव में जो है इसका पहली पहली बार प्रयोग किया गया है। और यूनिवर्सिटी की बात करें कि यूनिवर्सिटी और कौन से यहाँ पर शोध करता थे, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के हैं, शोध वैज्ञानिक सब थे, और इनमें जो ये सम्मिलित होते हैं। और टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की विधि के द्वारा, ये इसी को प्रौद्योगिकी बोलते हैं, नई आपको टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है रेतीली भूमि को जो है क्या बना दिया जाता है, उपजाऊ मिट्टी में बदला जाता है। किसको, जो आपको जो देखने को मिलता है, जो बलुई मिट्टी होती है, बालू बालू जो होती है, वो रेतीली जिसको बोलते हैं, उस मिट्टी को किस में बदल देते हैं, तो उपजाऊ मिट्टी में बदला जाता है, जिससे क्या होता है, गेहूं उत्पादन संभव होता है। और इस तकनीक को क्या बोलते हैं, इस तकनीक को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉइलिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉइलिफिकेशन। तो सॉइलिफिकेशन क्या है, ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा कि सॉइलिफिकेशन क्या होता है। तो सॉइलिफिकेशन क्या है कि रेतीली भूमि को किस में बदला जाए, तो रेतीली भूमि को बदल दिया जाए किसमें, आपको उपजाऊ मिट्टी में बदलना, है ना। जो रेतीली भूमि है, रेतीली भूमि को या मिट्टी को कह सकते हैं कि रेतीली मिट्टी को किसमें, उपजाऊ मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सॉइलिफिकेशन बोला जाता है। और इसी प्रक्रिया का, इसी तकनीक का प्रयोग करके जो है हम लोग पहली बार जो है राजस्थान में पहली बार मरुस्थलीय मृदा का निर्माण तकनीक का उपयोग करके क्या करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, है ना। किस फसल का खेती किए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे कि किस फसल का, तो ये गेहूं की फसल की खेती किए हैं, याद रहेगा, अच्छे से याद रखना। सॉलिफिकेशन सब यदि आप पढ़े होंगे तभी आपको अच्छे से याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तब तो कोई बात ही नहीं, है ना। आपको बार बार बोलते हैं आप कहाँ पर पढ़ते हैं, किन के यहाँ पढ़ते हैं, वो मायने रखता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। आपको यदि आप नाम से किन्हीं के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं कि हाँ नाम है, नाम शोहरत है, उस वजह से आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको जो है नाम के अनुसार से ही जो है शोहरत के अनुसार से थोड़ा पढ़ा के निकाल दे, आपको लगेगा कि नाम काफ़ी है, आपको मिल गया है। लेकिन वो पता चलता है कब, 2 वर्षों के बाद पता चलता है कि वहाँ से नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है,
उसके बाद फिर से आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर से आपको किस पे आ जाना पड़ता है, लूसेंट पर आना पड़ता है और चलना पड़ता है कि लूसेंट आधार करते हैं और लूसेंट से निकालेंगे, है ना। तब व्यक्ति लूसेंट पर आता है, 2 वर्षों के बाद लूसेंट पे आता है। तो कोई बात नहीं, आप कहाँ पर है, किस जगह है, क्या आपके पास मिल रहा है मटेरियल, मैंने उस बात का रखता है कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा बातचीत कर नहीं सकते हैं, है ना, बातचीत ज़्यादा करेंगे तो आपका समय जो है, चलिए समझ रहे होंगे प्रश्न आप लोग जो जुड़े हुए हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बनाते रहिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर आपको सभी बातें बता चुके हैं, स्थान बता चुके हैं। स्थान कहाँ पर, ये पश्चिमी क्षेत्र में, और ये जो है कौन सा भाग है, तो ये थार रेगिस्तान वाला भाग है। और यदि गांव के बारे में बात करते हैं, ये बांसेली गांव का नाम है जो कि राजस्थान का इलाका है। और राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान की राजधानी सभी को पता होना चाहिए, क्या है, जयपुर है, सभी को मालूम होगा। ऐसा कोई भी छात्र ऐसे नहीं होंगे कि जिनको नहीं मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी कोई छात्र हो सकते हैं जो कि आज से ही, अभी से ही हो सकता है कि देखना स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये बातें बताते चलते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। यदि मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल आपको याद रखना है कि हरि भाऊ आपको किशन राव पांगड़े देखने को मिलेंगे। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की कितनी सीटें, तो आपको 25 सीटें देखने को मिलेंगी। यदि राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें, तो आपको 10 सीटें प्राप्त होती। कहाँ से, आपको ये राजस्थान से। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बिहार संदर्भित प्रश्न है। जो बिहार के रहने वाले हैं तो उनके लिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट है ना, और दूसरे राज्यों वाले के लिए ये इंपोर्टेंट नहीं है। तो जो बिहार वाले होंगे केवल उनके लिए, क्योंकि बिहार वाला जब एग्जाम होगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बिहार वाले में क्या पूछा जाएगा, कहना नामुमकिन है ना। तो एक नज़र जो है हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नज़र को हम लोग मिला लेते हैं किससे, प्रश्नों से, है ना। क्या ये हाल ही में जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्या कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है, कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अपनी जो है सीट बंटवारे की घोषणा कर दिए हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाजपा और जदयू को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई है। मतलब इस बार जो है भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद जदयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके जो अन्य सह क्या कह सकते हैं कि जो अन्य दल हैं, साथ में जो रहने वाले दल हैं, है ना, तो अन्य जो सहयोगी दल हैं, तो अन्य सहयोगी दल जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसी पर बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तो केवल भाजपा है और क्या है, जदयू। तो भाजपा कितनी सीटों पर, तो भाजपा आपको कितने सीटों पर, 101 पर। ठीक है, वहीं यदि बात करें जदयू के बारे में बात करें तो ये भी जदयू भी कितना, तो 101 पर। तो दोनों जो है 101 101 रखा है। इसका अर्थात ये आंसर क्या बन जा रहा है, बी आंसर बनेगा, जो कि भाजपा है 101, उसके बाद जदयू क्या है 101। तो दोनों जो है, दोनों पार्टी कितना रखा है अपने पास, तो 101 101 रखा। और इन्हीं का सहयोगी पार्टी के बारे में बात करते हैं, चिराग पासवान की पार्टी है, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये सब क्या है, आपको एनडीए की सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है। ठीक है, तो 101 तो 100 अपने पास रख लिया है ना, कि यदि बात करें तो 101 101 अपने पास रखा है। जबकि यदि बात करें चिराग पासवान को कितना सीट दिया गया, तो चिराग पासवान को जो है कितना सीट दिया गया है, 29 सीटें दिया गया है ना। तो चिराग पासवान को 29 सीटें दिया गया है। यदि बात करें उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 दिया गया है, जो आरएलएम इनकी पार्टी है। यदि बात करें पार्टी, आपको जीतन राम मांझी, जो जिनकी पार्टी का नाम क्या है, हम, इनकी पार्टी का नाम हम है, और इनको कितना प्राप्त हुआ है, इनको 6 सीटें प्राप्त हुई है। और यदि बात करें सभी को आप जोड़ लेते हैं तो बिहार विधानसभा में जो है कुल सीटों की संख्या जो है आपको याद रखना है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें हैं। कितना सीटें हैं, 243। और ये आपको कम से कम 6 महीना तक तो याद रहना चाहिए। और जब भी आपको बोले बिहार का या किसी भी राज्य का जब चुनाव होगा तो विधानसभा की सीटें आपको 6 महीने तक याद होना चाहिए। जब चुनाव हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। यदि जो भी बने अभी वर्तमान में है, यदि वही बनते हैं तो कोई बात नहीं है, या कोई नए बन रहे हैं तो उसमें जो है हम लोगों को क्या बदलाव होता है, वो तो आने वाले दिनों में हम लोग को फिर से प्रश्न का देखना पड़ेगा कि कौन किस सीटों से जीत के आ रहे हैं। ठीक है, वो सभी प्रश्न तैयार होता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, ये आपको प्रश्न हो गया। और इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं क्या, कि विधानसभा, जो पिछला विधानसभा था, एक नजर हम लोग दे देते हैं कि पिछला विधानसभा में क्या स्थिति था दोनों पार्टी का। तो विधानसभा चुनाव में यदि बात करें कि भाजपा जो आपको 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और उन्हें जो है 74 सीटों पर क्या जीत हासिल हुई थी। जबकि यदि बात करें जदयू, तो जदयू जो आपको देखने को मिलेगा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और उन्हें जो है 43, मात्र 43 सीटों पर, यहाँ पर सीट कम होते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यदि बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम था,
वो कितने सीटों पर पिछले बार, पिछले विधानसभा के बारे में बात करें, पिछला जो आपको 2020 में हुआ था, पिछले विधानसभा आपको 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें जिन्हें 4 सीटें प्राप्त हुई थी। यदि बात करें आपको एनडीए में, आपको किसके बारे में, चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान जो है 2020 में जो है एनडीए से ये बाहर चल रहे थे, ठीक है। तो आपको जो है यदि बात करें चिराग जो उस वक्त जो है, तो चिराग पासवान किसमें, एनडीए में सम्मिलित नहीं थे, तो चिराग जो है एनडीए से क्या थे, अलग थे उस वक्त। तो ये ध्यान रखना है, उस वक्त 2020 में अलग थे तो उनका कोई योगदान ही नहीं था उस वक्त। तो यहाँ पर जो है ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। इसकी आवश्यकता वैसे ज़्यादा नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। बिहार में जब हैं आप लोग बिहार से, तो बिहार में क्या चल रहा है चुनावी मुद्दा, तो वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और पूछा जा रहा है क्या, किस शहर में, क्या पूछा रहा है कि किस शहर में जो है स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत में जो है रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा शहर है जो अखिल भारतीय वायु आयुर्विज्ञान संस्थान भारत में जो है किसकी मदद से, तो रोबोट की मदद से। पहले डॉक्टर इलाज करता था, अब कौन इलाज करेगा, रोबोट करेगा, है ना। तो रोबोट की मदद किया जाएगा, डॉक्टर की भी टीम वहां पे होगी, है ना, डॉक्टर भी होंगे और रोबोट भी होगा। लेकिन डॉक्टर से कभी ना कभी गलती होता था, रोबोट क्या करेगा, गलती नहीं करेगा और देखते रहेगा कि गलती क्या कर रहा है, तो उस समय देखते रहेगा और जल्दी काम करने की प्रक्रिया में करेगा। तो रोबोट की मदद से क्या किया जाएगा, यहाँ पर कौन सी बीमारी को ठीक करने का प्रावधान रखा किया जा रहा है, ये किडनी, है ना। तो किडनी का यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, किडनी का क्या ट्रांसप्लांट। और पहला सरकारी अस्पताल पूछ रहे हैं कि पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है, ये बन गया, कौन सा लग रहा है आपको, कहाँ का एम्स हो सकता है, पटना का एम्स, दिल्ली का एम्स, भोपाल का एम्स, हरिद्वार का एम्स, कहाँ का एम्स। स्वाभाविक बात है आपको लगेगा दुनिया अभी जो भारत का सबसे नंबर 1 पर कौन सा एम्स है, सभी जगह आपको एम्स देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन जो आपको इंपोर्टेंट नंबर 1 पर जो एम्स है आपको कहाँ पर, दिल्ली में। तो कोई भी नया शोध होगा कहाँ पर होगा, तो ये आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। तो सीधे तौर पर यदि बात करें तो नई दिल्ली का जो आपको देखने को मिलता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यहाँ पर जो है क्या है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो जा रहा है और सरकारी अस्पताल, एक पहला सरकारी अस्पताल बन रहा है जो कि किसकी आपको देखने को मिला, किसकी सहायता से, तो रोबोट की सहायता से जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन रहा है आपको, कौन सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि अवस्थित है कहाँ पर, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है ना, नई दिल्ली वाले के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद से जो है एम्स ने जो है कई सफल रोबोटिक ये ट्रांसप्लांट अभी तक में कर चुका है ना। तो ये ध्यान रखना है, पहले जो है ट्रांसप्लांट में आपको, किडनी ट्रांसप्लांट में 5 से 6 लाख रुपया खर्च होता है, सरकारी अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं किसी का आपको इस तरह का इलाज किया जाता है और यहाँ पर क्या रहेगा, एक रोबोट रहेगा और रोबोट जो है सही तरीके से, मानव भी रहेंगे, मानव की जो आपको डॉक्टर की टीम रहेगी, डॉक्टर की टीम भी रहेगी, साथ साथ क्या रहेगा, रोबोट रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक तो प्रक्रिया सुलभ हो जाती है, प्रक्रिया जब सुलभ होगी, साथ साथ में क्या होती है कि जो एक तरह से आर्थिक नुकसान पहले बहुत ज्यादा झेलने को मिलता था व्यक्ति को, पहले 5 से 6 लाख, ये कम बोल रहे हैं सरकारी अस्पताल के बारे में, हो सकता है कि इससे ज्यादा, तो 5 से 6 लाख नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब जो है 20 से 25 हजार रुपये में, तो रोबोट करेगा तो कितने में, 20 से 25 हजार रुपये में, तो व्यक्तियों को भी लाभ होगा और ये इलाज जो है सभी के पास पहुंच भी होगा, है ना। क्योंकि जब तकनीक आ गया तो तकनीक सभी को दिया जाएगा ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिल्ली एम्स वाला रखेगा। जब दिल्ली एम्स में सफल होगा तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले दिनों में जो अदर एम्स जो देखने को मिल रहा है वहां पर भी ये तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, तो आम व्यक्तियों को फायदा देखने को मिलेगा और आर्थिक यहाँ पर लाभ भी होते हुए दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य का तो लाभ होगा ही, आर्थिक लाभ, दोनों लाभ आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। और इस तरह का प्रश्न आप लोगों को कुछ दिन पहले करवाए थे, एथिलीन आपको ग्लाइकोल के बारे में कराए थे कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है इससे क्या हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। बच्चों की मौत के बारे में आपको बताए थे कि कप सिरप पीने से जो है बच्चे की मौत हो रही है। क्यों बच्चे की मौत हो रही है, उसमें जो एथिलीन आपको ग्लाइकोल पाई जा रही है। और इसको अब देखिए अधिकांश राज्य जो है कप सिरप को बैन कर दिया, लेकिन बिहार में यदि बात करें तो बिहार में कप सिरप को भी बैन नहीं किया है। तो एक तो चुनाव है, उसके बाद जो है बिहार सरकार, इससे पहले, अब तो मान चलिए आचार संहिता लग चुका है, लेकिन इससे पहले यदि बात करें तो बिहार जो है आपको क्या सोया हुआ है इस सब मामले में, बिहार को लेना देना ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। चलिए आइए बातचीत करते हैं, छोड़ते हैं बात को, यहाँ पर आते हैं। और देखिए दूसरा राज्य कंसस है पूरी तरह से, उसका आप जांच उच बैठा दिया है। बिहार में आप जाइएगा तो आपको खुले तौर पर जो है नकली दवाई तैयार होती है ना, तो नकली दवाई तैयार होती है आपको आराम से बिहार में। और यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, वह होता तो सभी जगह, लेकिन और राज्य अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंसस जागरूक हो चुका है। यहाँ पर क्या है, मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए क्या है, मिलावटी
है ना, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकोल जिस तरह से पाई जा रही थी कफ सिरप में। तो मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए आपको राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है कि दवाई में जो है कौन कौन सी रसायन का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका निरीक्षण करने का अधिकार दिया है अधिकारी को कि आप निरीक्षण करिए कि हाँ केमिकल की मात्रा जो दिया गया है कि किसी भी दवाई में जितना परसेंटेज दिया गया आप कितना ml उसमें मिला रहे हैं, कितना ग्राम मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, इसका निरीक्षण करने की आवश्यकता है। और इसी के लिए जो है अधिकार दिया गया कौन से सरकार के द्वारा, ये आंसर होगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। अधिकांश राज्य यहाँ पर दिया है ना, अधिकांश राज्य में आपको उत्तराखंड भी दे चुका है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। और आपको बात करें उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है क्या, जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, ये तो पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है ना, पूरी तरह से दवाई को प्रतिबंध कर दिया। पहले इस बात को सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है मिलावटी, है ना, मिलावटी और नकली दवाओं को जो है रोकने के लिए औषधीय निरीक्षकों की औषधि रसायनों को निरीक्षण करने का अधिकार दिया है। अब वे दवाओं और सिरप, जो खास करके जो है कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हैं, जो कप सिरप में जो जो खास करके जो है खांसी के समय में जो दवाई पिलाई जाती है, तो कप सिरप का जो निर्माण होता है, यहीं पर सिरप लिखा हुआ है या आप कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, निर्माण के इस्तेमाल में होने वाले रसायनों का निरीक्षण कर सकते हैं। और यदि मिलावटी या नकली दवाएं पाई जाती है, ठीक है, तो तुरंत प्राथमिक, इसका मतलब है कि FIR दर्ज होगी और तुरंत व्यक्ति को FIR दर्ज होगी, तुरंत उसको कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, है ना। और बात आती है लखनऊ की, तो लखनऊ की राजधानी सभी को मालूम होगा। अगर आपको कहाँ पर है इस लखनऊ की राजधानी बोल रहे हैं, सॉरी, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। लगातार जो क्लास लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज जो है थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है देखते हैं क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी क्या है, तो आपको लखनऊ है। यदि बात करते हैं कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री क्या होती है, योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, राज्यपाल कौन है, आपको आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी होती है आपको उत्तर प्रदेश में, आपको 80 सर्वाधिक सीटें आपको लोकसभा की आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये 31 सीटें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। और बात कर रहे थे आपको दवाई के बारे में, ये कफ सिरप दिखाई पड़ रहा है। बिहार में यदि बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। बिहार में यदि बच्चे का तबीयत खराब होता है या किसी का तबीयत खराब होता है, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं कि खांसी हो रहा है, तो वो 2 दवाई दे देगा और साथ साथ में क्या करेगा, 1 कप सिरप दे देगा, है ना। बोलेगा कि ये पीजिए और आप अपने बच्चे को ठीक करिए। लेकिन जैसे ही बच्चे को आप दवाई पिलाइएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो है दवाई पीने के साथ साथ जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अभी जो है अधिकांश आदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपको कौन सा दवाई नहीं पिलाना है, तो आपको बार बार एक दिन और बताए थे, वो सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत भी फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको जो है वर्तमान तौर पर जो अभी के समय में आपको कौन सा दवाई अपने बच्चों को नहीं पिलाना है। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप सीधे तौर पर कौन सा दवाई, कप सिरप, जो कोल्ड ड्रिप, जो बच्चे को खांसी होती है और खांसी होती है तो जब कप सिरप जो बच्चे को दे दिया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कप सिरप किसी भी कंपनी का आपको नहीं दिया जाना है ना। आप श्री सन, आपको सन फर्मा सब का जो आपको देखने को मिलता है, ये क्या कहते हैं, कंपनी, सब अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनी जो है यहाँ पर पाया गया है, जो कि आपको बैन कर दिया गया, खास करके मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद राजस्थान में बच्चों की मौत हुई है। जब बच्चों की मौत हुई है तो तब सरकार थोड़ा सा वहाँ पर जागा है कि ऐसा क्यों। बच्चों का किडनी, जैसे ही दवाई पिलाया जाता है, कुछ देर के बाद बच्चा जो है साइलेंट होता है ना, और साइलेंट होता है, साइलेंट ही रह जाता है, क्योंकि उसका किडनी काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो किडनी काम करना ही बंद हो जाता है। और ये किस वजह से, रसायन उसमें पाया जा रहा है, एक रसायन होती है डायएथिलीन ग्लाइकोल हो पाई जाती है, जो कि नहीं पाया जाना चाहिए। तो डायएथिलीन ग्लाइकोल जो पाई जाती है, वो जो है बच्चों का किडनी को क्या कर दे रहा है, एक तरह से बंद कर दे रहा है, काम करना ही किडनी बंद कर देता है। तो किडनी के लिए जो है वो नुकसानदेह है ना, डायएथिलीन ग्लाइकोल। इसी वजह से जो है बहुत सरकार जो है प्रतिबंध कर दिया है। और बहुत सरकार क्या कर रहा है कि सभी के बारे में एक तरह से जितने भी दवाएं हैं सभी पर जांच बैठा दिया है। तो जो सरकार कॉन्शियस है, जागरूक है, उसके बारे में देख सकते हैं कि वो काम कर रही है। जो सरकार कहीं कभी सोई हुई है तो सोने दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे गाँव सब में तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते होंगे, देखते होंगे कि बीमार पड़ा है, हल्का फल्का सर्दी खांसी हुआ है, और क्या कहते हैं दवाई पिलाया, दवाई भी दिया गया, सब चीज दिया गया है। और जो मेडिकल वाले से पूछ के, मेडिकल वाले को क्या पता है कि उसमें कौन सा पाया जा रहा है। अच्छे अच्छे अब डॉक्टर सलाह देते हैं ना, तो डॉक्टर सलाह जो देते हैं आपको, जो भी MBBS, वो सब डॉक्टर ये सब दवाई लिखते हैं, ठीक है। सभी दवाई लिखते हैं कोल्ड ड्रिप के बारे में, कोल्ड ड्रिप लिखते हैं, और कोल्ड ड्रिप से सीधा बच्चों की मौत हो जा रही है। तो समझ रहे हैं कितना, आप बच्चे का इलाज करवाने गए थे और बच्चे का क्या हो जा रहा है, और उसको मार दिया। अब जान के मारना हो गया। यदि आप अभी के समय में यदि आप बच्चे को कप सिरप पिला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, जान के उसको मार दे रहे हैं। यदि मारना है तो तब तो कोई बात ही नहीं है ना।
तो पिला सकते हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन मेरे तरफ से तो यही एक गाइडलाइन रहेगा कि आप जो है अपने बच्चों को, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कफ सिरप उसको बैन रखिए, कफ सिरप मत पिलाइए, ठीक है। तो बच्चे का स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो बच्चे का इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए। बच्चे का तो अरे 2 दिन कहीं नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसको जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आजकल का माँ बाप क्या होता है, उसको एक तो बेड से उतार, आप नीचे नहीं उतारते हैं, ठीक है, उसके बाद सूर्य की रोशनी उनको नहीं लेने देते हैं, और उसको जो है वातावरण से ढलने नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है वो और बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो बच्चे को जो है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और बच्चा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा, वो बच्चा अपने आप जब ठीक होगा तो उसका रोग जो आपको लड़ने की क्षमता है अपने आप ठीक होना चाहिए। तो 2 दिन कोई दिक्कत नहीं है, बिना दवाई का आप छोड़ देते हैं बच्चे को कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि खाना पीना थोड़ा कम खाएगा, लेकिन कुछ होने वाला, परेशान नहीं होना। यदि आप दवाई पिलाते हैं तो परेशानी है, दवाई पिलाने से ही परेशानी है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात करते हैं, आप लोगों को प्रश्न आज रखते हैं, इतना ही प्रश्न रखते हैं। और क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, जो है आपको पिछले दिनों पूछे थे, एक प्रश्न पूछे थे, कल के वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, और जब कल के वीडियो में एक प्रश्न पूछे थे तो उसका सही जवाब क्या है हम लोग आज जल्दी से देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर आप पूछे थे आपको कल के वीडियो में कि 2025 की जो टाइम्स मैगजीन पत्रिका होती है जो कि अमेरिका के द्वारा रिलीज की जाती है, उसमें जो है 100 की लिस्ट जारी की जाती है, और 100 लिस्ट जो जारी की जाती है, और इसमें पूछा जा रहा है कि शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। अभी तक में जितना भी टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है, अभी तक में किसी भी क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया, एकमात्र क्रिकेटर को शामिल किया गया, और उसका पूछ रहा है कि उसका क्या नाम है। और अधिकांश छात्रों का प्रश्न क्या सही है या गलत, अधिकांश छात्रों का प्रश्न क्या है, गलत है। अधिकांश छात्र जो आंसर दिए हैं, अधिकांश छात्र आंसर गलत लिखे हैं। तो आंसर, अधिकांश छात्र का आंसर आ रहा है शुभमन गिल। शुभमन गिल क्या है बाबू, शुभमन गिल कैप्टन बनाया गया है, ठीक है। आपको प्रश्न ये भी करवा चुके हैं, इनको जो वनडे का कप्तान बनाया गया, और आपको टेस्ट के कप्तान ये पहले से थे। लेकिन इसका जो सही आंसर है, इसमें जो सम्मिलित किया गया, किस खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है, इसमें जो नाम आया है टाइम्स मैगजीन पत्रिका में, ये एकमात्र क्रिकेटर है यशस्वी जायसवाल, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की बात करें तो सभी में, सभी क्रिकेटरों की बात करते हैं, मात्र एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि आपको टाइम्स मैगजीन में अपना ये नाम सूचीबद्ध करवा पाते हैं, वो है यशस्वी जायसवाल हैं। और अभी जो है ये आपके भारत की तरफ से कह सकते हैं कि ये उभरता हुआ सितारा दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये हाल फिलहाल में जो है आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के बारे में बताया, हाल फिलहाल में जो आपको टेस्ट श्रृंखला चल रहा था वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 175 रन की ये पारी खेलते हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, यशस्वी जायसवाल का। चलिए जाते जाते जो है आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं, इसका सही जवाब आपको देना है, जवाब कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देख लेते हैं क्या है प्रश्न आप लोगों के लिए। यहाँ पे है प्रश्न आप लोगों के लिए कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है, आलिया भट्ट लग रहा है, अनुष्का शर्मा लग रहा है, या आपको लग रहा है दीपिका पादुकोण, या आपको लग रहा है प्रियंका चोपड़ा, कौन सा आंसर आप लोगों को उचित लग रहा है। जो आंसर आप लोगों को उचित लग रहा है तो वो आंसर आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। और यदि आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप यदि जानकारी इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 12 अक्टूबर का वीडियो देख सकते हैं, जो कल के वीडियो में जो है इस प्रश्न को जो है आपको पूरे विस्तार से बताए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो है आपको पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया, कल के वीडियो में बताए थे। यदि जानकारी है तो आप कमेंट करने का प्रयास करिए। तो आज रखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं तक रखते हैं, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।